नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो पिछले सेशन का कंटिन्यूएशन, मनी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ये टॉपिक्स हम आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे एंड उन लेक्चर्स के अंदर आपको याद होगा कि वी हैड डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, SDF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वालिटेटिव टूल्स, ये सारी बातें हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। अब आज के सेशन में हमारा एजेंडा क्या रहेगा पढ़ने का? आज के सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे विद रिगार्ड्स टू कि पैसे की एवोल्यूशन कैसे हुई, कौन से मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो कई सारे हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड उसके बाद हम अपने जो लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पिछले सेशंस में करने थे बट कर नहीं पाए, वो आज हम कर लेंगे। राइट, बिफोर वी बिगिन टुडेस टॉपिक, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा जो रिपब्लिक डे है तो उनके ऑफर्स जो हैं वो 31 जनवरी तक एक्सटेंडेड हैं। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी स्पेसिफिक, उन सब के ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। आप बात कर सकते हैं प्रारंभ की, तो प्रारंभ में भी आपको 2028 का जो बैच है वहां पर आपको कंप्लीट आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक कॉम्पोनेंट की तैयारी की जाती है। इसी तरह से बात करें संकल्प 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हमारा सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है। एंड लास्टली, अगर आपको सीसेट में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा सीसेट बैच भी यहाँ पे बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो इन सब कोर्सेज के जो लिंक हैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप खुद को इनमें एनरोल कर सकते हैं। चलो वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। पहला जो हमें कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करना है वो है कि पैसा कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा ना देखो कहानी ज्यादा है और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, टर्म्स हमें थोड़ी आज देखनी होंगी और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा कंटेंट पढ़ेंगे भी। देखो, आज के टाइम के ऊपर जो आप ये नोट देखते हो ना, करेंसी नोट, मान लो 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ये हमेशा ऐसा नहीं था, ये इवॉल्व हुआ है। कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स थी, उन पुराने सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक करते हुए आज का सिस्टम हमें देखने को मिला। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले जो था ना वो एक टाइम के ऊपर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। बार्टर सिस्टम का मीनिंग बहुत सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना बिना पैसे का इस्तेमाल किए, एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजेज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। मेरे पास कोई वस्तु है, मैंने आपको दे दी, आपके पास कोई वस्तु थी, वो मैंने खरीद ली, तो हमने बिना कोई पैसे का लेन देन किए हुए क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हमने यहां पे अचीव किया। इसी को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। देखने में बड़ा सही लग रहा है पर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर ना आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब यही है कि जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए और जो आपके पास हो वो मुझे चाहिए हो। अगर ये दोनों चीजें हो पाई ना, कि मुझे चाहिए वो आपके पास हो, जो आपको चाहिए मेरे पास हो, तभी बार्टर सिस्टम हो सकता है। अगर ऐसा हुआ कि कोई चीज मेरे पास तो है और आपके पास आपको चाहिए, पर अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है मुझे देने के लिए उसके एक्सचेंज में, तो हमारे बीच में बार्टर सिस्टम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पैसा बीच में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। बाकी ऐसा सही इंसान ढूंढना वो अपने आप में चैलेंजिंग था। देयर वाज अ बिग सर्च कॉस्ट, सही इंसान को ढूंढने में बहुत खर्चा जाता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम यहां पर पेरिशेबिलिटी का भी इशू था। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है वस्तुएं जो समय के साथ खराब हो जाती हैं। आप देखो आज का जो करेंसी नोट है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो खराब नहीं होता, वो पड़ा रहेगा आपके घर, कोई बात नहीं, पड़ा रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर अगर मान लो आपने कोई ऐसी फसल कर रखी है जो पेरिशेबल है, जो समय के साथ खराब हो जाती है, मान लो आपने जैसे आपने लेट्स से आपने टमाटर की बात कर ली, टमाटर पेरिशेबल होते हैं, ये टमाटो अगर अपने सही समय पे इस्तेमाल नहीं किए तो वो खराब हो जाएंगे। तो एक्चुअली आप एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे जो आपसे टमाटर खरीद ले, पर अगर आपको नहीं मिला सही इंसान बार्टर सिस्टम के अंदर, तो टमाटर पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था अपने बार्टर सिस्टम के अंदर।
पर धीरे धीरे हमने यहां पे इससे सीखा एंड हम यहां पे इवॉल्व हुए। जैसे बार्टर सिस्टम के बाद हम इवॉल्व होते होते आए कमोडिटी मनी के ऊपर। कमोडिटी मनी का मतलब क्या है? आपने एक कमोडिटी को करेंसी मान लिया। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने कहा भाई आज से ये पेन जो है वो करेंसी है। इससे क्या हुआ? अब देखो, अगर कल को मुझे किसी से घड़ी खरीदनी है, मैं उसको ये पेन दे दूंगा। वो बंदा क्या करेगा पेन का? वो बंदा पेन का शर्ट खरीद ले, वो बंदा पेन का माइक खरीद ले, जो उसको खरीदना है। जो काम आज आपका एक कागज करता है ना, 10 रुपए का नोट करता है, वही काम क्या ये कमोडिटी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो एक्चुअली पॉइंट पता क्या हुआ, बीच में कमोडिटी मनी का भी दौर आया, जहां पर लोग कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करते थे, कुछ अलग एरियाज में एप्पल्स का इस्तेमाल होता था। तो कमोडिटी को एज अ करेंसी इस्तेमाल होना यहां पे स्टार्ट हुआ। करेंसी एक दिन में नहीं आ गई जो आज हम आज देखते हैं, बीच में कमोडिटी मनी भी थी। पर इसमें भी देखो समस्याएं थी, कमोडिटी मनी में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहां पे देखने को मिल रही थी, राइट। अगर हम बात करें इसमें क्या दिक्कत आई, इसमें दिक्कत ये आई कि देखो, एक तो आप अपने घर में करेंसी प्रिंट कर सकते हो, घर में भी तो पेन बनाने लग जाऊंगा ना। आजकल तो नोट नहीं बना सकता मैं घर पे, पर उस टाइम के ऊपर तो मैं अपने घर पे पेन बना सकता हूं। तो घर पे मैं कागज प्रिंट मतलब अपना नोट प्रिंट करने लग गया या करेंसी प्रिंट करने लग गया। ये बहुत बड़ी समस्या थी। फिर पेन हो सकता है पड़े पड़े खराब हो जाए, या कोई ऐसी वस्तु जो पेरिशेबल हो वो खराब हो जाए। और ये इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स थे, कौन एक्सेप्ट करेगा इसको, वो भी एक चैलेंजिंग था। फिर धीरे धीरे हम आए अपने जो मेटेलिक कॉइन्स होते हैं। मेटेलिक कॉइन्स मतलब जैसे आपके सोने के सिक्के, आपके चांदी के सिक्के, आपके कॉपर के सिक्के, आपके राजे महाराजाओं ने इन्होंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, मेटेलिक कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट किया। पर इसमें भी समस्याएं आई। मेटेलिक कॉइन्स में सभी कॉइन्स सेम जैसे नहीं थे, कोई बड़ा कॉइन कोई छोटा कॉइन, किसी में गोल्ड ज्यादा किसी में गोल्ड कम, एक्सेप्टेबिलिटी का दिक्कत। और दुनिया में अनलिमिटेड गोल्ड तो है नहीं, गोल्ड अनलिमिटेड तो है नहीं। तो इसी चीज को टैकल करते हुए हम धीरे धीरे बढ़े, हमारे जो आज के समय हमें पेपर नोट्स जो आपको देखने को मिलते हैं। अब जरा एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करना, पेपर नोट पिछले वालों से कैसे फायदेमंद है। पहली चीज, क्या आपको कोई अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की चिंता है? बिल्कुल नहीं। आपको भाई अगर मान लो पेन चाहिए ना, तो जिसको मर्जी आपको 10 रुपए दो, पेन मिल जाएगा। वो बंदा 10 रुपए का क्या करेगा? जो मर्जी करे। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में जो मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए। अब मनी के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। आप किसी को भी कुछ पेमेंट करनी है आप कैश से पेमेंट कर दो, किसी को कुछ देना है तो आप कैश दे दो उसको। प्लस ये खराब भी नहीं होता, इट इज नॉन पेरिशेबल, खराब भी नहीं होएगा, कैश पड़ा है तो पड़ा है, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है ना। हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कुछ पैसा पेमेंट करना है तो पेपर नोट से आप आराम से कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम यहां पर आप नोटिस कर पाओगे ये जाली भी नहीं बनाई जा सकती, हालांकि लोग बनाते हैं पर कहीं ना कहीं ऐसे घर में थोड़ी बना लेते हैं। तो इसको यहां पे वही पेपर अपने आप में काम का पेपर है जहां पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर्स है। ठीक है ना। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज, सिर्फ वही तो पेपर नोट हुआ। बाकी तो कोई पेपर नोट ऐसा थोड़ी कि मैंने बोला घर पे छाप के पेपर की ये रहा आज का 100 रुपए का नोट, ऐसा थोड़ी हो सकता है, राइट। ये आपको नोटिस करने को मिलेगा कि धीरे धीरे कैसे आपका सिस्टम जो है वो आपको इवॉल्व होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। यहां तक आई थिंक आपको जो बात है वो क्लियर हुई होगी कि आखिर इसका मतलब क्या है। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनना। एक बात आप ध्यान रखना, जो आज के समय ना पेपर नोट है उनके फायदे मैं आपको लिखवा रहा हूं एंड उसी में आपको मैं पहली चीज आप समझना, जो पेपर नोट है ना ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू।
अब सवाल आएगा कि इसका मतलब क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। इनकी अपने आप में कोई कीमत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, अगर उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होंगे, उसकी कीमत 0 है, 0। अभी क्यों 100 रुपए की कीमत है? क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब होता है नो इंट्रिंसिक वैल्यू, दे डू नॉट हैव, उनके अपने आप में कोई वर्थ नहीं है। पहले के टाइम जो आप कमोडिटी मनी वगैरह इस्तेमाल करते थे, मान लो आपने पेन की बात करी, इसकी अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू थी। अगर आप इसको करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करोगे, आप किसी को पेन एक्सचेंज के तौर मतलब पेन दे सकते हो, वो लिख लेगा इससे, इसका कुछ और भी पर्पस था। पर कमोडिटी मनी, सॉरी, अब आज के समय पेपर मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस एक यहां पे पॉइंट आता है फंजिबिलिटी का। देखो, जब भी ये वर्ड सुने ना आपको फंजिबिलिटी, आपको यहां पे बात करनी है डिवीजन की, कि डिवीजन इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? डिवीजन, डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ, डिवाइड किया जा सकता है? आपका 100 रुपए का नोट है, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, बदले में आपसे 50-50 के 2 नोट ले लिए, तो यहां पे डिवीजन भी पॉसिबल होता है। पहले ऐसा शायद नहीं था कई चीजों के अंदर, जैसे पेन है, ऐसे थोड़ी कि एक पेन को तोड़ के बदले में 2 छोटे छोटे पेन दे दिए, नहीं। बट यहां पे पॉसिबल है, फंजिबिलिटी डिवीजन इज पॉसिबल इन केस ऑफ योर रुपी नोट्स या पेपर नोट्स जो हम कैप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नोटिस करो कि किस तरह से पेपर नोट्स अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, यहां पर इनका सब्स्टिट्यूट इनको किया जा सकता है, ये अपने आप में यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? सिमिलर। अब 100 रुपए का नोट जो आपका दिल्ली में है, वैसा ही 100 रुपए का नोट महाराष्ट्र में है ना। ऐसा थोड़ी कि पेन पेन हो सकता है अलग अलग हो, पर नोट नहीं हो सकता। तो एक्चुअली ना हमारे जो पेपर नोट्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी उनको कहीं ना कहीं मदद करी है, उनको हटाने के अंदर, उनकी समस्याओं को ठीक करने के अंदर, ताकि इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था अच्छे से काम कर पाए। तो थोड़ा समझते हैं, ये बातें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन भी हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको कोई समस्या यहां पे ना आए। हाँ, यहां पर ना बात करी है फंक्शंस ऑफ मनी की, आपके एनसीईआरटी मेंशन्ड है, मैं ये करके आपको पढ़ भी देता हूं ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। पहला है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये लिखा ना कि इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एलिमिनेट हो जाता है। अगर मुझे आपसे कोई चीज खरीदनी है, मैं सिंपली आपको पेमेंट कर दूंगा, मैं सिंपली आपको पैसा पकड़ा दूंगा, कोई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है, आराम से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कन्वीनियंट है इन ऑर्डर टू सेट प्राइस ऑफ वैल्यूज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ये पेन 10 रुपए का है, पता है क्यों है? क्योंकि इसको 10 रुपए का पेन 10 रुपए का नोट खर्च करके खरीदा जा सकता है। एक टाइम इमेजिन करो जब ये नोट वोट कुछ नहीं थे, उस टाइम आपको पेन खरीदना था तो बदले में घड़ी देनी थी। अब सवाल आता था कि एक पेन खरीदने के लिए कितनी घड़ियां देनी पड़ेंगी। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो यही था, आप मुझे पेन दो मैं तुम्हें घड़ी दूंगा। आजकल तो आप सीधा बोलोगे आप मुझे पेन दो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो आज तो वैल्यू पता है, पर उस टाइम इनकी क्या लिंकेज थी? नो वन वाज अवेयर। तो कहीं ना कहीं मनी ने यहां पर एक इनका प्राइजेस सेट करने के अंदर, इनका यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर के ऊपर इंपॉर्टेंट काम किया। फिर इसका एक्सेप्टेंस है, वाइडली यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। जैसे डॉलर्स हैं आज के टाइम के ऊपर, तो पूरी दुनिया भर में उनको एक्सेप्ट किया जाता है, राइट। पहले के टाइम राजे महाराजे थे, पहले के टाइम के ऊपर आपके जो कमोडिटी मनी थी, तो उनको एक एरिया में एक्सेप्ट मिल गया, पर ऐसा थोड़ी कि पूरे देश भर में या पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस थी, नहीं। किसी जगह पे एप्पल्स का इस्तेमाल हो रहा था, किसी जगह कॉफी बीन्स का इस्तेमाल हो रहा था, किसी जगह कोई और तीसरी वस्तु का इस्तेमाल हो रहा था। पर आज के टाइम के ऊपर ऐसा नहीं है। आज के टाइम के ऊपर ये जो आपके पेपर नोट्स होते हैं, ये पूरी दुनिया भर में एक्सेप्ट किए जाते हैं, या एटलीस्ट एक देश में एक्सेप्ट किए जाते हैं। फिर दे एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये कहीं ना कहीं अपनी वर्थ रिटेन करते हैं। मैंने आपको बोला था ना, पुराने टाइम में चीजें पेरिशेबल थी। अब नोट की वैल्यू कोई खास नहीं बदलती, थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट होगी, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। वो जो नोट की वैल्यू है 100 रुपए, वो 100 रुपए ही रहेगी। सिमिलरली इट इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। इसकी वैल्यू खरीदते टाइम कम ज्यादा हो जाती है। मतलब पहले हो सकता है 100 रुपए के नोट से आप 1 किलो चावल खरीद पा रहे थे, अब हो सकता है आधा किलो चावल खरीद पाओ। तो इसकी वैल्यू हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए।
एंड आज के टाइम के ऊपर ये तो कैशलेस भी होने लग गया है, क्योंकि आजकल आपका ई वॉलेट्स आ गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, तो कहीं ना कहीं कैश की भी उतनी बात नहीं होती, सीधा हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ही यहां की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इट हैज चेंज्ड, द मनी हैज इवॉल्व विद टाइम, मनी ने समय समय के साथ चीजें बदली हैं, राइट। पुराने टाइम में क्या था, बार्टर सिस्टम, मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें यहां पे समझनी होंगी। देखो, दो वर्ड्स आप यहां पे समझ पाओगे, एक है आपका फिएट मनी, एक है आपका लीगल टेंडर। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स, कि आखिर ये जो दो टर्म्स हैं, फिएट मनी एंड लीगल टेंडर, आखिर इनका अंतर क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं ना हमारे फिएट मनी की, तो देखो कोई भी ऐसा क्वाइन, कोई भी ऐसी करेंसी, ये फिजिकल फॉर्म में हो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, अगर उसको कोई अथॉरिटी इशू कर रही है, वो फिएट मनी में आएगी। जैसे आज के टाइम के ऊपर हमारा आरबीआई या सेंट्रल बैंक इशू करता है, या कोई मान लो सरकार इशू करती है किसी देश में, या फिर किसी जगह कोई राजा महाराजा इशू करता है। अगर कोई क्वाइन, कोई फिजिकल चाहे डिजिटल हो, या कोई करेंसी जो कोई अथॉरिटी इशू कर रही है, वो फिएट मनी कहलाती है, ठीक है ना। कोई भी आपका क्वाइन हो गया, कोई आपकी करेंसी जिसको कोई इशू करता है, ठीक है, जिसको कौन इशू करता है, आपका राजा हो सकता है, आपके क्वींस हो सकती हैं, आपके सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, ये सब, ये होता है फिएट मनी। तो जो हमारे क्वाइन करेंसीज होती हैं वो इसमें आ जाती हैं फिएट मनी के अंदर। बट जब मैं बात करता हूं ना लीगल टेंडर की, लीगल टेंडर का अर्थ बनता है कि द क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट एज अ सेटलमेंट ऑफ इट्स क्लेम। क्या मतलब हुआ, अगर मान लो आपको पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, मान लो आपको चाय पीने गए आप लोग, और आपने उसको पेमेंट करनी है, और आपने उसको 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया, तो चाय वाला आपका 10 रुपए का नोट एक्सेप्ट कर लेगा। पता है क्यों, क्योंकि वो 10 रुपए का नोट भारत में लीगल टेंडर है, वो सामने वाला मना नहीं कर सकता उसको लेने से, ठीक है ना। दूसरा केस समझो, मान लो आपको 10 रुपए की चाय पीनी थी, आप उसको पेमेंट करने गए, पर आपने उसको बोला भैया मैं बिटकॉइन से पेमेंट करूंगा, 10 रुपए के नोट से नहीं, बिटकॉइन से पेमेंट करूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या वो चाय वाला मना कर सकता है आपको, सवाल है, जवाब है हाँ, मना कर सकता है। पॉइंट आता है कैसे मना कर सकता है, मना ऐसे कर सकता है क्योंकि बिटकॉइन भारत में लीगल टेंडर नहीं है। तो अगर किसी को 10 रुपए आपसे लेने हैं, तो वो मना कर सकता है इस चीज को कि मैं बिटकॉइन से ना लेके किसी और माध्यम से लूं, क्योंकि बिटकॉइन भारत में लीगल टेंडर है ही नहीं। जो चीज लीगल टेंडर होती है वो सामने वाले को एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट as a settlement, as a settlement of their claims. क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, क्रेडिटर को कंपल्सरी है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास ना एक बड़ा सर्कल है लीगल सॉरी आपका फिएट मनी का, कोई भी करेंसी नोट जो किसी ने इशू किया है, पर उनमें से ऐसा वाला हिस्सा जो आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, वो बन जाता है क्या, इट बिकम्स अ लीगल टेंडर। दोस्तों आप लोगों को ना हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण याद होगा, 8 नवंबर 2016 की, ठीक है, वो जो सफेद रात थी वो आपको याद होगी, राइट। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात बोली थी,
जब वो रात को 8 बजे हमारे सामने प्रकट हुए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और भी बोला था आगे कि भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यही था कि अगर रात 12 बजे के बाद कोई इंसान मना करना चाहे 500 और 1000 रुपए के नोट लेने से, तो वो मना कर सकता है। समझ पाए? तो क्या हुआ लीगल टेंडर? लीगल टेंडर सिंपली एक ऐसी चीज हुई जो अगर आपने सामने वाले को पेमेंट के लिए दी तो एक्सेप्ट उसको करना ही करना है, वो मना नहीं कर सकता। इट इज कंपल्सरी टू एक्सेप्ट। समझ पाए? यस। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। लिखा है यहां पे, करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड। कोई अगर उसको ऑथराइज करता है ना, जैसे गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, उसको बोलते हैं हम यहां पे फिएट मनी। ठीक है, इनकी कोई खुद में वैल्यू नहीं होती, दे डू नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। खासकर मैं नोट्स की बात कर रहा हूं, नोट की अपने आप में कोई कीमत नहीं है, बल्कि क्वाइन की तो फिर भी कह सकते हो कि उसमें मेटल लगा हुआ है, पर एक नोट की अपने आप में कोई कीमत नहीं है, तो इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। प्लस कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता आपको। ठीक है, दे आर अनोनिमस बियर बॉन्ड। अनोनिमस मतलब इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, हाँ। बाकी इनको हम लीगल टेंडर भी बोलते हैं क्योंकि इनको किसी के भी द्वारा यहां पे रिफ्यूज नहीं किया जाता, यहां पे किसी के द्वारा मना नहीं किया जा सकता एज एन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। ठीक है, ये बात होगी हमारी लीगल टेंडर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जैसे अगर मैं बात करूं आपके चेक की बात करूं, आपने चेक देखा होगा ना, चेक, ये चेक हो गया, आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपका बिटकॉइन जैसी चीजें होंगी, ये सारी चीजें भारत में लीगल टेंडर नहीं है। तो अगर कोई मना करना चाहे तो बिल्कुल यहां पे वो मना कर सकता है। पर अगर हम बात करें ये अपने करेंसी नोट्स की, ये भारत में लीगल टेंडर यहां पे होते हैं। ठीक है, ये हमारे भारत में लीगल टेंडर यहां पे होते हैं। इन बातों का आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। ओके 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 ओके, यहां तक तो बात क्लियर है, यहां तक तो बात क्लियर है। कुछ और बातें भी यहां पे लिखी हुई हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना अपने लीगल टेंडर की, प्लीज समझना, आपके लीगल टेंडर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरे होते हैं हमारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एक हुए का लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जांपल। देखो, जब मैंने ये घड़ी खरीदी ना, ये घड़ी 2000 की ली थी मैंने। ठीक है, थोड़ी महंगी घड़ी है, 2000 की मैंने घड़ी खरीदी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने ये पढ़ा हुआ था कि क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स ये लीगल टेंडर होते हैं। हाँ, तो जब मैं घड़ी खरीदने गया ना, मैंने एक ऐसे छोटा सा मतलब वो लिया था। ठीक है, ऐसे एक डब्बा लिया था। ठीक है, ऐसे एक मतलब बोरी सी ली थी छोटी सी, उसमें बहुत सारे सिक्के डाल दिए 1-1 रुपए के। मैं 1-1 रुपए के ऐसे फिर ऐसे एक वो डाल के मैं ले गया। ठीक है, फिर मैंने जाके वो बोरी जो थी ना, वो यहां पे दुकानदार को दे दी कि लो भैया घड़ी दे दो, ये रहा आपका पैसा। और मुझे पता था कि दुकानदार मना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि करेंसी, क्वाइंस एंड नोट्स तो भारत में लीगल टेंडर है। पर मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये सही लॉजिक था? आंसर इज नो, ये लॉजिक सही नहीं था। क्योंकि आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, लीगल टेंडर का मतलब ये नहीं है कि अप टू एनी लिमिट। नो, लीगल टेंडर भी दो प्रकार के होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। मतलब एक सर्टेन लिमिट तक सामने वाला मना नहीं कर सकता उसको एक्सेप्ट करने से। एक लिमिट के बियॉन्ड जाओगे तो मना किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वाइंस की बात करूं, यहां पे अगर मैं क्वाइंस की बात करूं, तो अगर आपके पास क्वाइंस है ना, आप अप टू ₹1000 ही पेमेंट कर सकते हो।
₹1000 से ऊपर की पेमेंट करनी है ना, वहां पर सामने वाला बंदा क्वाइन लेने से आपका मना कर सकता है। ठीक है ना, सामने वाला चाहे तो वो मना कर देगा, बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, लीगल टेंडर है पर लिमिट इज देयर अप टू ₹1000, इसके बियॉन्ड मना किया जा सकता है, यहां तक मना नहीं किया जा सकता। और वो भी ध्यान रखना, यहां पर ₹1000 तक की पेमेंट अगर करनी है ना, तो ₹1 या उससे ऊपर के सिक्के ही कर सकते हो, ₹1 से नीचे वाले नहीं। जैसे अभी 50 पैसे का सिक्का चलता है, कोई बच्चों के दिमाग में आएगा कि 50 पैसे का सिक्का हमने तो देखा नहीं, आपने नहीं देखा होगा, पर अभी भी सरकार ने एज पर उसके जो आपका नोटिफिकेशन है, अभी 50 पैसे का सिक्का भारत में है। तो 50 पैसे के सिक्के से आप सिर्फ ₹10 तक की पेमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर की पेमेंट करनी है तो आप ₹1 या और सिक्के इस्तेमाल कर सकते हो, पर वहां भी ₹1000 तक की पेमेंट, 1000 के बियॉन्ड की पेमेंट के लिए मना किया जा सकता है। इसको बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि एक लिमिट के बियॉन्ड जाओगे ना, तो वहां पर पेमेंट बियॉन्ड अ लिमिट कैन बी रिफ्यूज्ड। एक लिमिट के बियॉन्ड जो है ना, वो आपका मना किया जा सकता है पैसा लेने से। अनलिमिटेड में क्या होता है, देर इज थ्योरेटिकली नो लिमिट, कि कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी पेमेंट करो। हालांकि भारत में जो हम करेंसी नोट्स हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये अपने आप में अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं, क्योंकि आप जितनी मर्जी पेमेंट कर सकते हो इनका इस्तेमाल करके। बट फिर आप बहुत ज्यादा पेमेंट करते हो तो ब्लैक मनी का कानून आ जाता है। बट इन जनरल आप बोल सकते हो कि करेंसी नोट्स जो हैं, जो नोट होते हैं, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, क्योंकि यहां पर आप बहुत बड़ी पेमेंट कर सकते हो। पर जो आपके पेपर, जो आपके करेंसी, आपके क्वाइंस हैं, क्वाइंस, वो क्वाइंस के माध्यम से आप एक सर्टेन लिमिट तक ही पेमेंट कर सकते हो। दैट इज वाई दोज आर कॉल्ड एज लिमिटेड लीगल टेंडर। आई होप ये जो बात है आपको यहां पे क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ये सारी बात यहां पे लिख रखी है कि हालांकि भारत में 50 पैसे का सिक्का भी आता है, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20 का सिक्का भी आता है। उसके ऊपर वाले जो सिक्के हैं ना, ₹1000 और ₹100 वाले, वो कमेमोरेटिव कॉइन, कमेमोरेटिव मतलब होता है यादगार कॉइन्स के तौर के ऊपर, उनको स्पेशल ओकेजन पे रखा जाता है। कि मान लो जैसे शास्त्री जी का मतलब कुछ एनिवर्सरी आ गई, तो उनके रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर हम उसको जारी कर देते हैं। बट अदरवाइज ये ही आपके आपके कॉमन सर्कुलेटेड कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, क्वाइंस के लिए हमारा जो कानून है ना, वो कौन सा है, इंडियन क्वाइनेज एक्ट ऑफ 2011, ये है। और इसके माध्यम से आपकी सरकार क्वाइन इशू करती है। प्लीज सुनना इस बात को, जो आपका इशू होता है ना, इशू, तो एक होता है आपका आरबीआई, एक होता है आपका गवर्नमेंट। जितने भी नोट्स हैं एक्सेप्ट ₹1, करेंसी नोट्स, एक्सेप्ट ₹1, ₹1 को छोड़ के जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं वो आपका आरबीआई इशू करता है। बाकी आपके जो क्वाइंस होते हैं और ₹1 के नोट हैं, वो सरकार के कंट्रोल में आते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी यहां पे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ₹1 को नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट्स जो हैं वो आरबीआई इशू करता है। इस बात को भी आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, फिर आगे आएंगे। यहां पे लिखा हुआ है, ये मैंने जो आपको बात कही। हाँ ठीक है, ₹1 के नोट को छोड़ के वो सारे। एक कॉन्सेप्ट आता है यहां पे सीनियरेज का, ये आगे में मैं पढ़ाऊंगा जब हम बात करेंगे आरबीआई के पैसा कमाने के तरीके की। तो आरबीआई अलग अलग तरह से पैसा कमाता है, उनमें से एक तरीका है आपका सीनियरेज। व्हाट डज दिस मीन, मान लो आरबीआई ने एक नोट प्रिंट किया, लेट से ₹500 का नोट है। अब उसको प्रिंट करने के लिए उसको मान लो ₹4 का खर्चा आया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करेंसी, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, इनका डिफरेंस दैट इज 496, इसको हम बोलते हैं क्या, वी कॉल इट एज द सीनियरेज। यही आपका प्रॉफिट है एक तरह से, यहां से आपका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात जो है आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। आई होप दैट इज फाइन टू एवरीवन। ठीक है, आपको मीनिंग समझ आया होगा कि आखिर ये सीनियरेज क्या होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके। यहां तक तो हमें बात समझ आ चुकी है कि कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। अब कुछ एक दो बातें मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पे आपको बताना चाहूंगा। हाँ, 2 कॉन्सेप्ट मुझे आपको पहले बताने हैं, एक मनी सप्लाई का और एक और। ठीक है, यहां पे थोड़ा ना स्लाइड्स, हाँ, अब प्लीज सुनना आप लोग मेरी बात यहां पे।
हमने मनी इवॉल्व कैसे हुआ वो समझ लिया। अभी करंट अफेयर्स में क्या है वो भी अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पर एक बात आप अंडरस्टैंड करो, हमने ना ये बार बार एक बात बोली कि मनी सप्लाई को कम कर दो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो, उससे आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई कम कर दो, ग्रोथ प्रमोट करनी है तो मनी सप्लाई बढ़ा दो। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर मनी सप्लाई का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब है मनी सप्लाई का? ये हम बोलते तो जा रहे हैं ये वर्ड, बट व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? देखो, जब हम बात करते हैं ना आपके इस टर्म मनी सप्लाई की, तो हमारे पास अलग अलग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं। पहले मैं आपको M1, M2, M3, M4 समझा दूंगा, फिर मैं M0 पे आऊंगा। देखो, होता पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक होते हैं हमारे पास जो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, या बैंकों के पास अगर हम बात करें तो हम उनको टाइम लायबिलिटीज कह सकते हैं, और एक होती है बैंकों के पास आपकी डिमांड लायबिलिटीज होती है। याद आया आपको ये बात? वी डिस्कस दीज टर्म्स। डिमांड लायबिलिटी क्या होती थी बैंक के लिए? जैसे उसका आपका करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये बैंक के लिए डिमांड लायबिलिटी थी। टाइम लायबिलिटी क्या होती थी आपकी? आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, राइट? मैं अभी बता रहा हूं, अभी एक एक करके बताऊंगा और भी चीजें कि मनी सप्लाई में क्या क्या आता है। अब देखो, आप अगर इमेजिन करो मनी सप्लाई में आपके हिसाब से क्या क्या चीजें आनी चाहिए? सर एक तो वो चीज आनी चाहिए जो लोगों के हाथों में, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, राइट? और एक्चुअली ना हम मनी सप्लाई के लिए मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, M1, M2, M3, M4, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट की लिक्विडिटी किस में ज्यादा है, हमने इनको यहां पे डिवाइड किया। देखो, इधर आप ध्यान से देखना इस डायग्राम को, बहुत ध्यान से। एक तो है यहां पे आपका करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, मेरे और आपके जैसे लोगों के हाथों में, हमारे जेबों में जो पैसा है वो आ गया करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। उसी तरह से अगर हम बात करें हमारे बैंकों के पास हमारे डिमांड डिपॉजिट है, जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैंकों के पास हमारे टाइम डिपॉजिट है, हमारे FD RD। ऐसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पोस्ट ऑफिस के पास भी आपका डिमांड डिपॉजिट होगा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका टाइम डिपॉजिट यहां पे आपका पोस्ट ऑफिस के साथ भी होगा, दैट इज यहां पर भी आपको FD RD आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। आई थिंक यहां तक तो आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं ना मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की, तो इसमें कई बातें आ जाती हैं, M1, M2, M3 और M4। इनको हमने पता कैसे डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विडिटी भी समझा था, किसी चीज को कितनी आसानी से हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो था आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर जब हम बात करेंगे ना, तो हमें नोटिस करना को मिलेगा कि हम जब इनको डिवाइड करेंगे, इनको भी उसी ऑर्डर के तौर के ऊपर हम यहां पे इनको डिवाइड करेंगे, राइट? तो हमें थोड़ा देखना होगा ये क्या है M1, M2, M3 और M4। यस, देखो जब हम बात करते हैं M1 की, तो M1 में क्या करेंगे? ऐसी चीजें जो अपने आप में सबसे ज्यादा लिक्विड है, विच आर मोस्ट लिक्विड, उनको हम यहां पे इंक्लूड करेंगे। तो इसमें एक तो करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक ये आ जाएगा, और आपके बैंकों के साथ में जो डिमांड डिपॉजिट हैं वो यहां पे इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी पोर्शन हम यहां पे इंक्लूड नहीं करते। तो कल को कोई आपके पूछे कि M1 क्या है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ये है आपका M1। M2 के अंदर क्या होता है? M2 के अंदर ना आप डिमांड डिपॉजिट जो होता है बैंकों के साथ साथ आप अपने पोस्ट ऑफिस वाले भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सब तो आएगा ही आएगा, और आपका डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, तो ये बाकी गलत हो जाएगा। M3 के अंदर क्या करते हैं ना, M3 मनी सप्लाई 3, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट ऑफिस इंक्लूड नहीं करते, बाकी वाला पोर्शन देखते हैं। तो M3 में ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं हमारे M4 की, मनी फोर्स कंपोनेंट की, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर हम सारे के सारे यहां पे हम इंक्लूड कर लेते हैं, वी इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है? यहां पर सारे हम इंक्लूड कर लेंगे। समझे या नहीं समझे? तो दीज आर द वेरियस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें एक बात आप लोग अंडरस्टैंड करना,
आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ना इनके लिए फॉर्मुलेस दिए हुए हैं। आपको अगर ये टेबल आता है, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझाता हूं फॉर्मूले बने कैसे। आपकी जैसे एनसीईआरटी बुक में ना, एंड इवन बाकी बुक्स में भी ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, इस लाइन का अर्थ क्या है? देखो, आप यहां पे देखो, आपको M3 दिख रहा है। M3 में क्या क्या इंक्लूड हुआ? ये सब आया M3 के अंदर। M1 के अंदर क्या क्या आया? M1 के अंदर आया इतना। अगर आप इस M1 में टाइम डिपॉजिट विद बैंक को जोड़ दोगे, क्या वो आपका M3 के बराबर नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि M3 इज इक्वल टू M1 प्लस वॉट, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, राइट। अब इसमें एक बात आप अंडरस्टैंड करना, अगर ये बात करता है लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से, तो M1 और M2 जो है ना, ये ज्यादा लिक्विड है, दीज आर मोर लिक्विड या मोस्ट लिक्विड भी आप कह सकते हो। यहां लिक्विडिटी ज्यादा है, M1 में तो सबसे ज्यादा आपको लिक्विडिटी है। एंड जैसे आप नीचे की तरफ जाते रहोगे, यहां पर आपका ये लीस्ट लिक्विड होगा। पॉइंट आता है लीस्ट लिक्विड, क्यों? क्योंकि लिक्विड मतलब क्या होता है, कितनी आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। जितना आप नीचे आते रहोगे, जैसे आपका टाइम डिपॉजिट है आपका, उस केस में उतना मुश्किल होता है या उतना समय लगता है उसको कैश में कन्वर्ट करवाने के अंदर। तो M1 इज मोस्ट लिक्विड, M4 इज लीस्ट लिक्विड। इस बात का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आप जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहां पर अमाउंट, मतलब मेजर की बात करें, मनी सप्लाई की मेजर की बात करें, तो क्वांटिटी किसमें ज्यादा होती है? तो आप एक बात अंडरस्टैंड करो, M4 के अंदर तो हम हर एक चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, वी आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वी आर इंक्लूडिंग करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। इसमें हम बैंकों के साथ भी हमारे जो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट है, और पोस्ट ऑफिस के साथ भी डिमांड और टाइम डिपॉजिट है, सबको इंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या अगर मुझे ऑर्डर में इनको अरेंज करना हो, तो क्या ऑर्डर में अरेंज करते टाइम क्या ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा दैट M4 is greater than M3 greater than M2 greater than M1? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कि किसमें ज्यादा वैल्यू है, तो वैल्यू के टर्म्स में ऐसे आएगा। पर अगर आपको इनको लिक्विडिटी के अंदर एडजस्ट करना हो कि कहां पर ज्यादा लिक्विडिटी है, कहां पर कम लिक्विडिटी है, उस केस में आपको इनको एडजस्ट करते टाइम आप M1 को सबसे ज्यादा लिक्विड मानेंगे, फॉलोड बाय M2, M3 एंड आपका M4। ये इनका ऑर्डर रहेगा लिक्विडिटी का। इज इट फाइन? ठीक है यहां तक? ये इनका लिक्विडिटी का ऑर्डर रहेगा। ओके ओके ओके, चलो ये बात तो क्लियर हुई। इसके साथ ही साथ आप एक बात और ध्यान में रखेंगे, M1 और M2 जो है ना, यहां पे इनको हम लोग नैरो मनी के नाम से जानते हैं। और M3 और M4 को हम लोग जानते हैं ब्रॉड मनी के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? ब्रॉड मनी। M1 M2 क्या हुआ? नैरो मनी। M3 M4 क्या हुआ आपका? ब्रॉड मनी। इस नाम से यहां पे हम इनको जानते हैं। ब्रॉड क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें हम यहां पे देख रहे हैं, नैरो में हम कम चीजें देख रहे हैं, इसलिए इनको M1 M2 नैरो मनी, M3 M4 आपका ब्रॉड मनी। ठीक है, पर एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में आएगा, सर आरबीआई नॉर्मली बोलता रहता है कि मनी सप्लाई कम कर रहे हैं, मनी सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, ये अगर हम सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है? M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है? द आंसर इज, अगर आपके क्वेश्चन में कभी नहीं मेंशन कि मनी सप्लाई कौन सी है, आप ऑटोमेटिकली ज्यूम कौन सी करेंगे? M3। तो प्लीज ध्यान में रखना, M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड आपका M3 ही यहां पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं ना मनी सप्लाई की, तो इट मींस व्हाट?
M3। ठीक बात है। और M3 क्या था? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक भी आ गया, बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट भी, और बैंकों के साथ आपका जो टाइम डिपॉजिट है वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाता है आपके M3 के अंदर। ठीक है बात है यहां पे? इज इट फाइन टिल हियर? गुड गुड गुड। ये बात होगी हमारी M3 की। राइट कुछ बातें और कि सर चलो M1 समझ आया, M2 समझ आया, M3 समझ आया, M4 समझ आया, पर हमने यहां पर कई बार सुना हुआ है M0 के बारे में भी। M0 ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी कॉल इट एज द हाई पावर्ड मनी। M0 को हम लोग हाई पावर्ड मनी या फिर आपके जो लायबिलिटीज होती हैं आरबीआई की, हम इसको ऐसे भी देखते हैं। कहने का अर्थ क्या है? देखो, जैसे आरबीआई ने 10 रुपए का नोट इशू किया, वो 10 रुपए का नोट आरबीआई की लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी होता है जो आपको कुछ वापस करना हो, जो आपका नहीं है, जिसके ऊपर आपकी ओनरशिप नहीं है, जिसको आप ओ करते हो, यू ओ इट टू समवन। तो यहां पर आपकी जो लायबिलिटीज होती है ना, वो हम यहां पर M0 में यहां पे देख लेते हैं। इसके अंदर जैसे आपका करेंसी जो लोगों के हाथों में है, जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो लोगों के हाथ में पैसा है, वो एक तरह की आरबीआई की लायबिलिटी ही तो है, तो M0 में वो भी आ जाती है। प्लस जो बैंकों ने आपका कैश रिजर्व होता है बैंकों का, ठीक, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, जो रिजर्व है बैंकों के आरबीआई के साथ वो, ठीक है, और साथ साथ जो आपका करेंसी हैंड बाय पब्लिक, ये सारे लायबिलिटी ही तो हैं। तो M0 के अंदर ये सारी बातें हमारी देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली जो भी आपका आरबीआई ने पूरा पैसा इशू किया ना, द टोटल मॉनेटरी बेस, वो आपका M0 कहलाता है। इट इज द टोटल मॉनेटरी बेस। राइट, ये होता है टोटल मॉनेटरी बेस। अब यहीं से ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो आपके यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसके रिगार्डिंग, वो कॉन्सेप्ट आपका मनी मल्टीप्लायर का। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि आखिर ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। क्या होता है मनी मल्टीप्लायर? देखो, आप प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करना। अब सुनना मेरी बात, जब मैं आपका मनी सप्लाई बोल रहा हूं, इट ऑटोमेटिकली मीन्स व्हाट? इट ऑटोमेटिकली मीन्स M3। उसका ऑटोमेटिक मतलब आपका M3 होगा जब मैंने आपका मनी सप्लाई बोल दिया। अब देखो, अगर मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे पास मान लो जेब में 100 रुपए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास दोस्तों जेब में 100 रुपए है ना, तो आप मुझे मनी सप्लाई बता सकते हो कितनी है? अगर मैं अकेला हूं तो मनी सप्लाई इज 100। मनी सप्लाई का फॉर्मूला याद रहेगा, करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक प्लस आपका बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स है। तो मनी सप्लाई अभी है 100। लेट्स से मैंने ये पैसा किसी बैंक में जमा करा दिया, अगर मैं ये पैसा बैंक में जमा करा दूंगा तो मेरी जेब में कितने पैसे बचेंगे? आंसर इज 0। मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। 100 का 100 अमाउंट बैंकों के पास आ गया है। अब नोटिस करो, जब मैंने ये 100 रुपया अपनी जेब से निकाल के बैंक में जमा करा दिया ना, तो करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक हो गया 0, बैंकों के पास में पैसा हो गया 100। तो मनी सप्लाई कितनी हो चुकी है? 100 की हो चुकी है। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, बैंक पता क्या करते हैं, बैंक इसी पैसे को थोड़ा रिजर्व में रख लेंगे। लेट से रिजर्व मान लो अभी के लिए मान लो 10% है, तो बैंक क्या करेगा? 10 रुपया ये साइड में रख लेगा। इट हैज केप्ट इट असाइड। बाकी जो 90 रुपीज होगा ना बैंक भाई, वो क्या करेगा? लेट से किसी और को लोन दे दिया। अब एक बार मुझे सोच के बताओ,
हाउ मच इज द मनी सप्लाई नाउ। अब मनी सप्लाई कितनी है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि देखो, करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक, लोगों के हाथों में कितना पैसा है? 90 रुपए। लोगों के हाथ में है 90 रुपए। बैंकों में कितना पैसा जमा है? बैंकों में पैसा जमा है 100 रुपए। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट तो है ही है ना, इस बंदे ने डिपॉजिट करवाया है, बिल्कुल है। तो एक्चुअली 100 रुपया बैंकों में डिपॉजिटेड है, ठीक है, और 90 रुपए करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक है। एक्चुअली आपकी यहां पे मनी सप्लाई 190 हो चुकी है। 100 प्लस 90, 190 हो चुकी है मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई बढ़ कैसे गई? हाउ डिड इट इंक्रीज? ये 100 से 190 कैसे होगी? इसका रीजन आप समझो। हुआ पता क्या, आपने, बैंकों ने सेम पैसा आगे लोन पे दे दिया जो उनके पास डिपॉजिट के फॉर्म में आया था। बैंक यही तो करते हैं, जो पैसा आया है उसको आगे दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे फिर क्या होगा? आगे मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी, जो मेरे पास पैसा आया इस बंदे के पास, ये कहीं खर्चा खर्चा करेगा, ये खर्चा करते करते कहीं ना कहीं बैंक तक पहुंचेगा पैसा। फिर बैंक के पास मान लो ये 90 रुपए आ गए, फिर बैंक पता क्या करेगा, इसका 10% 9 रुपए यहां रिजर्व में रख लेगा, बाकी का जो 81 रुपीज होगा वो किसी को लोन में दे देगा। तो बैंक पता क्या कर रहे हैं, सेम पैसे को आगे 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 लोन देते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मनी आपका मल्टीप्लाई होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्यों हो रहा है ये मनी मल्टीप्लाई? ये मनी मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर बीच में कौन है? यहां पर बीच में है हमारे बैंक। अगर बैंक ना होते तो पैसा ऐसे मल्टीप्लाई ना होता। ये बीच में बैंक है इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि हमने, देखो आप खुद सोचो, अगर ये पैसा बैंक में ना रख के मैंने अपनी तिजोरी में रखा होता, तो अगर ये पैसा मैंने अपनी तिजोरी के अंदर रखा होता तो वो वहीं अटक जाता, वहीं रुक जाता काम सारा, आगे कुछ हो ही नहीं पाता उससे, आगे कुछ उससे हो ही नहीं पाता, ये सारा काम हो ही नहीं पाता अगर मैंने इसको पैसे को तिजोरी में रखा हुआ था। पर क्योंकि मैंने पैसे को बैंक में रखा हुआ है तो बैंक आगे 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 उस पैसे को, थोड़ा पैसा रिजर्व में रख के उसको आगे लोन में दे सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मनी मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बनता है? दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। मनी मल्टीप्लाई इज नथिंग बट M3 बाय M0। जब हमने M3 पढ़ा था ना, M3 बाय M0 करोगे वो होता है मनी मल्टीप्लायर। आप खुद देखो ना, पैसा मनी मल्टीप्लाई होता है। 100 रुपए के नोट से आपने कितना पैसा जनरेट कर दिया, वही तो है मनी मल्टीप्लायर। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वॉटेवर, 10 गुना कर सकते हो आप 10% के साथ थियोरेटिकली। तो पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है यहां पे, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्यों हो रहा है? बैंकों की वजह से। एक तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप और ध्यान में रखेंगे कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजर्व रेशो। सवाल आएगा इसका क्या मतलब रिजर्व रेशो का? देखो, ये 10% था ना, ये रिजर्व में रखा गया। ये 10% था ना, यहां पे 90 का 10% 9 रुपए, ये रिजर्व में रखा गया। जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना पैसा कम मल्टीप्लाई होगा। खुद सोचो ना, पैसा मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? जब आप इसको आगे लोन में दे रहे हो। अगर रिजर्व ज्यादा रखा तो लोन में कम पैसा दे पाओगे, कम पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो रिजर्व जितना ज्यादा उतना मनी मल्टीप्लायर कम, रिजर्व जितना कम उतना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा। तो मनी मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली रिलेटेड टू आपका रिजर्व रेशो। ये बात भी आप यहां पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आपकी बुक्स में कुछ बातें और लिखी हुई हैं, मैं उनको भी आपको समझा देता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद ना। एक आपकी बुक में कॉन्सेप्ट गिवन है करेंसी डिपॉजिट रेशो का, जिसको हम लोग CD रेशो के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इस वर्ड को पढ़ पा रहे हैं तो आपको शायद इस वर्ड का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म करेंसी डिपॉजिट रेशो? तो इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कितनी लोगों के हाथों में करेंसी है, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट।
ठीक है, करेंसी बाय डिमांड डिपॉजिट, वही तो है करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब नोटिस करना, अगर लोग अपने हाथ में पैसा रखना ज्यादा पसंद करें, डिपॉजिट कम रखना पसंद करें, तो सीडी रेशो क्या होगा? सीडी रेशो हाई होगा। सीडी रेशो हाई कब होगा? जब कहीं ना कहीं लोगों की इच्छा क्या है? जब लोगों की इच्छा है डिमांड डिपॉजिट कम रखने की और करेंसी ज्यादा रखने की, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा होगा और बैंकों में कम पैसा होगा, तो उस केस में आपका सीडी रेशो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, कि लोगों को कैश पे ज्यादा भरोसा है। ठीक है, ठीक है। अब पहली चीज आप मुझे बताओ, अगर सीडी रेशो बढ़ता है, अगर सीडी रेशो बढ़ा, इसके बढ़ने का इंपैक्ट मनी मल्टीप्लायर पे क्या होगा? यार इस कॉन्सेप्ट पे ना 2 बार क्वेश्चन आ गए हैं, प्लीज ध्यान सुनो। अगर सीडी रेशो ज्यादा है तो लोग अपने हाथों में पैसा ज्यादा रखना पसंद कर रहे हैं, दे प्रेफर टू होल्ड कैश मोर एज कंपेयर टू गोइंग टू द बैंक्स टू डिपॉजिट इट। बिल्कुल। जब ऐसा होगा, जब उस स्टेप के अंदर, मनी के मल्टीप्लाई के स्टेप के अंदर जब बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्या आपका मनी मल्टीप्लाई होगा? नहीं। मनी मल्टीप्लायर काम क्यों करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, बैंक उसी पैसे को आगे लोन में पैसा घुमाता है एंड वहां से मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है। पर अगर ऐसा हो कि लोगों को अपने हाथ में पैसा रखना पसंद आ रहा है एज कंपेयर टू कीपिंग इट इन द बैंक्स, तो उस केस में क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर गिरेगा। तो इस बात को आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। सीडी रेशो का ज्यादा होना अपने आप में कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर को गिरने के लिए, मतलब गिरने के पीछे आपका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, वो है आपका आरडी रेशो का। आरडी रेशो क्या होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ये क्या होगा रिजर्व डिपॉजिट रेशो का मतलब? बैंकों को कितने रिजर्व रखने पड़ रहे हैं, कितना पैसा साइड में रखना पड़ रहा है एज कंपेयर टू डिपॉजिट। बैंकों को कितना पैसा रिजर्व में रखना पड़ रहा है एज कंपेयर टू देयर डिपॉजिट, वो हो गया रिजर्व डिपॉजिट रेशो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशो हाई है, ये हाई कब होगा रिजर्व डिपॉजिट रेशो? अगर आपके डिपॉजिट्स कम होंगे और रिजर्व ज्यादा होंगे, है ना, तभी होगा। अगर रिजर्व में बहुत ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है तो इस केस में बैंक आगे उनको लोन में नहीं दे पाएंगे। रिजर्व में इतना पैसा रख दिया तो कैसे लोन में दे पाओगे? तो अगर ऐसा होता है ना कि रिजर्व डिपॉजिट रेशो बहुत हाई होती है, उस केस में बैंक ज्यादा लोन नहीं दे सकते, बैंक ज्यादा लोन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर में फिर से गिरावट देखने को मिलती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि रिजर्व डिपॉजिट रेशो का बढ़ना मतलब मनी मल्टीप्लायर का कम होना। ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और हर एक चीज पे क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे पूछा जा चुका है, तो ये बात आप यहां पे ध्यान रख सकते हो। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहां पे। ठीक है, लेट अस ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे, इनको एक एक करके ट्राई करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी होंगे, बट पॉइंट पता क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट कितना समझ आया हमें वो ज्यादा अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बात कर रहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब वस्तुओं के दाम स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर इज आरबीआई। हमने कई बार पढ़ा, आज के सेशन में, पिछले सेशंस में भी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई की जिम्मेदारी है। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2%, आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट को चेंज इसीलिए करती है ताकि आपका इन्फ्लेशन इस रेंज के अंदर रहे। तो आरबीआई इज द मेजर इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। आरबीआई का गोल ही यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना while promoting growth and employment, right? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे आएंगे,
थोड़े क्वेश्चन ना पिछले सेशन के भी हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पिछले सेशन में बोला भी था कि विल बी डूइंग सम क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। तो यहां देखो आप लोग एक बार क्या कह रहे हैं यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किससे बढ़ेगा? आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर के एंड में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, याद है? जब हमने पढ़ा था कि परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। खरीदना और बेचना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पे कहलाता था। अब जैसे आरबीआई है, ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अगर आपको याद हो, ये मैंने आपका, मान लो ये हमारा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, लेट्स से आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मार्केट में पैसा है, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेचेगा तो पैसा ले लेगा उनसे, पैसा ले लेगा। अब नोटिस करो, अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची ना तो मार्केट में पैसा कम हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया, कहीं ना कहीं अब यहां पे लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो लोगों का हाथ में जब पैसा नहीं होगा लोग खर्चा कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। तो आप इस बात को समझना कि जब आरबीआई बेचता है ना, जब आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो उससे मनी सप्लाई कम होती है। अगर अच्छा इंक्रीज करनी होती तो सिंपल सी बात है, ये लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, आरबीआई ने उनसे परचेज करी, बदले में उनको पैसा दे दिया, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई। तो जब परचेज करता है आरबीआई, उससे आपके मनी सप्लाई बढ़ती है, जो कहां लिखा हुआ है ऑप्शन 1 के अंदर। जब वो सेल करता है तो उससे मनी सप्लाई कम होती है। पहला ठीक है, चौथा गलत है। आप अपने आंसर के पास में पहुंच गए। ना ओनली दैट यू नीड टू नो इज कि वेदर थर्ड इज राइट और नॉट, ए और सी में से आंसर होगा। तीसरा देख लो, तीसरा कह रहा है सरकार जब बोरो करती है, यस, जब आरबीआई से पैसा बोरो करेगी उससे भी आपका मनी सप्लाई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आगे आएंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली नोट्स में से कि ऐसी कौन सी आरबीआई की एक्टिविटी है जिसको स्टेरिलाइजेशन का पार्ट बोलते हैं। इट इज वेरी सिंपल, जो मैंने आपको बताया ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करना, यही होता है, ठीक है ना। वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, देखो प्लेलिस्ट के अंदर और बहुत सारे लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको एक बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आराम से बन जाएंगे। अब एक ये क्वेश्चन था 2022 में आया, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, पर पता मैं आपको बताता हूं, होता पता क्या है, ये चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो यही हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वाले कॉन्सेप्ट, दूसरा इसमें एक्सटर्नल सेक्टर का भी कॉन्सेप्ट है। आने वाले सेशंस में हम एक्सटर्नल सेक्टर भी डिस्कस करेंगे। पर मेरे कहने का पॉइंट आप समझो, यहां पे बच्चों को ना कई बार एक्सटर्नल सेक्टर से बड़ा डर लगता है। उनको लगता है सर ये मुझे समझ नहीं आता, ये रुपया कमजोर हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, रुपया में ये हो गया, रुपया गिरेगा बढ़ेगा, ये बच्चों को डाउट आता है। मैं समझ सकता हूं, हालांकि हम जब एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे हम बहुत बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसकी भी, बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में यूपीएससी ने काफी आसान दिया था। जो बच्चा थोड़ा क्वेश्चन देख के डरता नहीं है ना, उसके लिए ज्यादातर इकोनॉमी क्वेश्चंस करने संभव होते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि लोगों के इकोनॉमी में 95% क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं या 100% भी या 90% से ऊपर हर बार करेक्ट लेके आते हैं। उसका रीजन है कि बच्चे लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व जो करते हैं उनके मोटा मोटा सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं, या एक आधा क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आप सिर्फ पहला स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर मान लो महंगाई बहुत ज्यादा है ना, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा। भाई मैंने अभी आपको बताया, अगर मान लो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है ना, तो बदले में आरबीआई उनको पैसा दे रहा होगा। जब मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। तो भाई खरीदना इज नॉट द सोल्यूशन, बेचना इज द सोल्यूशन इससे टाइम के ऊपर। तो अगर किसी बच्चे को ये बात पता होती, ओपन मार्केट ऑपरेशन का बेसिक कंसेप्ट उसने पढ़ा होता, जो कि यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली अपना पहला स्टेटमेंट अपना गलत कर देता, और जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत आता वहीं आपका आंसर बन जाता ऑप्शन बी 2 और 3। ये 2 और 3 कैसे सही है, ये मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ाऊंगा जब हम वहां पे आएंगे। बट व्हाट आई मीन टू से इज, क्वेश्चन देखने से डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कई बार लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते थे, जैसा कि यहां पर हुआ। जो बच्चा यहां पे इस क्वेश्चन को देख के डर गया, उसने क्वेश्चन छोड़ दिया, एग्जाम के बाहर आके बोला कि नहीं नहीं मैं तो कर सकता था, वहां जाके पैनिक कर गया। ये जो माइंडसेट होता है ना कि कैसे एक पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, ये भी एक सीखने वाली बात है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज की,
जितना अच्छे से आप अपने मॉक्स को लगाओगे कहीं ना कहीं उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो पाओगे इन क्वेश्चंस को टैकल करने के अंदर। तो वो अप्रोच, वो तरीका भी हमें यहाँ पे सीखना चाहिए, अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग द वेरियस जो कॉन्सेप्ट्स जो कि हम यहाँ पे इन सेशंस में हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं, इनका आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन को थोड़ा हम छोटा रखेंगे, थोड़ा तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला और जो करंट अफेयर्स हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।